तो हमने देखा कोई भी कंपाउंड अगर एक्स डी वाई है, उसके इक्विवेलेंट मास ए एक्स डी वाई का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास के बराबर रहेगा। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केस में, ऑक्साइड फॉर्मेशन में एमजीओ का मास जो है, इक्विवेलेंट मास जो है, दैट वाज द सम ऑफ एमजी एंड O2। और फिर हमने एक बात बोली कि O2 जो होगा वो हमेशा ही whenever it is going to form an oxide from O2, इसका मास 8 ही रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो बोल दो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। सर। तो बेटा ये ऑक्साइड बना है, ये ऑक्साइड बना है, तो मैं इसको जनरलाइज करके एक बात लिख दूं इधर से कि ई ऑक्साइड जो होगा वो होना चाहिए क्या, ई एलिमेंट प्लस ई ऑक्सीजन। यस सर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ई ऑक्साइड जो होगा दैट विल बी ई एलिमेंट प्लस 8। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आ जाओ मैग्नीशियम क्लोराइड पे, बोलो मेरे को क्या हो रहा है इधर। मैग्नीशियम 0 से जीरो +2 से पर जाए +2, +2 +2 0 से -1, से -1 वही इसका इनफेक्टर 2, इसका 2 इनफेक्टर 2, 2 2। तो भाई इसका EMG बोलो क्या होगा? तो अभी तो 24/2 24/2, इसका 71/2, 71/2। भाई इसका भी बता दो इनफेक्टर कितना है, 2 × 1। जब भी हम 2 ऐसे ऑक्साइड क्लोराइड सल्फाइड ऐसे देखना हो तो एलसीएम ले लिया करो आयंस का, कोरिस्पॉन्डिंग इनके नंबर ऑफ आयंस का। मैंने बताया हुआ है एक्स डी वाई का इनफेक्टर निकालना हो तो x × y कर दिया करो रे, इजी है रे। तो यहाँ से इनफेक्टर कितना निकलेगा भाई, 2 2 निकलेगा। 2, तो यहाँ पे 2 ई एम जी सी एल टू कितना होगा दोस्तों, ई एम जी सी एल टू कितना होगा रे? 95/2 95/2, कितना होगा? 95/2 71 और 24 कितने हो गए, 95 हो गए, बाय 2 होगा। जरा ऐड करके देखो आ रहे क्या। ई एम जी 12 है, ई सी एल टू आ गया 35.5। क्या आ रहा है क्या हमारा ये? 35.5 में 12 ऐड करो ना यार, यस सर आ रहा है। 7.5 होगा। हाँ आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है। यस सर आ 47 रहा तो है। 94 94 और 0.5 और ऐड करना है 95। ठीक है आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दिस इज ऑल्सो 47.5। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हियर, व्हेनेवर यू हैव अ क्लोराइड, में डायरेक्टली रिलेशन लिख रहा हूँ जिसका यूज करेंगे हम लोग। सो इन दैट केस द इक्विवेलेंट मास विल बी ई एलिमेंट प्लस 35.5। यस सर। सर आपने ई क्लोराइड की जगह ई ऑक्साइड लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ई क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, E element plus 35.5। So whenever you will have chlorine or any chloride, in that case वहां पर हमारा जो क्लोरीन होगा वो हमेशा ही जब भी क्लोराइड की फॉर्म में रहेगा तो वो 35.5 में ही रहेगा उसका इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अगर नहीं है तो मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखा दो। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन जेई, तो मैं इसको देख रहा था कल, इसलिए मुझे लगा कि एक बार ये बात डिस्कस कर ली जानी चाहिए आप लोगों से। 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड of an element is completely converted to 5 gram of its chloride. Calculate the equivalent mass of the element। चलिए निकालिए।
ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पर हम लोग इसको घुसा सकते हैं। बताओगे? $33.25. बिल्कुल सही।
33.25 है सर। बिल्कुल सही भाई। बेटा हुआ क्या सबका? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 33.25। यस सर। जिनका नहीं हुआ वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं मुझे लगता है। उसने बोला ऑक्साइड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है क्लोराइड में, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो किसी भी चीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसका ड्रॉबैक कहां पर आएगा मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ एक जगह पर उसका ड्रॉबैक होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, बाकी वो हर जगह लागू होती है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास ऑक्साइड है 3 ग्राम, आपके पास क्लोराइड कन्वर्ट हुआ है 5 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई अगर ऑक्साइड वो बोल रहा है इज कंप्लीटली कन्वर्टेड, मार्क ऑन दीज वर्ड्स, कंप्लीटली कन्वर्टेड, दैट मीन्स आपका ऑक्साइड का इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए आपका इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का शुरुआत याद करो, हमने वहां पर रिएक्टेंट A प्लस बी बराबर C प्लस डी लिखा था। तो इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D। जिस अमाउंट में इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं उसी अमाउंट में प्रोडक्ट में इक्विवेलेंट बनते हैं। ये बात तो हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, बोलो यार। यस सर। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड कैसे निकलेंगे? तुम्हारे पास इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के मैंने बहुत बहुत सारे तरीके बताए हुए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सीधी सी बात है। तो ऑक्साइड तुम्हारा किसी एलिमेंट का ही तो होगा। यहाँ पर हम वो एम ऑक्साइड लिख देते हैं, यहाँ पे एम क्लोराइड लिख देते हैं। बोलो, हमें बस इस एलिमेंट का वैलेंस ही नहीं पता है कि किस तरीके से ये ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और किस तरीके से ये क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा। तो इसलिए आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट टू बी एम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड क्या निकलेंगे? गिवन मास कितना है? 3। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? अब काम आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 8। इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस कितना? 35.5। बोलो, यहां से EM का वैल्यू निकाल लो, हो गया काम। देखो कितना 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अरे पापियों बोलो। yes sir, Yes. रश्मि, सोनाक्षी और अभिमन्यु, मुस्कान। Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे ये मत Yes, सोचने sir. लग जाना, तुम लोग सोचने लग गए होगे Yes, sir. कि मेटल यहाँ पे ऑक्साइड में और क्या होगा, क्लोराइड में मेटल के ऊपर क्या होगा। तुमने पहले मेटल का ऑक्साइड का पूरा रिएक्शन लिखा हो या फिर क्लोराइड का पूरा रिएक्शन। अरे कोई जरूरत नहीं है, तुम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हो, तुम मोल्स की बात ही नहीं कर रहे। अगर तुम ऑलरेडी पहले इक्विवेलेंट मास मान के चल रहे हो, दैट मींस यू हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैलेंसी या एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर आपने ऑलरेडी इक्विवेलेंट मास निकालने में इंक्लूड किया हुआ है भाई। आपको बार बार उसको लपेटने की जरूरत नहीं है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं।
Calculate the moles of KMnO4 required in acidic medium to completely neutralize, oxidize, 2 moles of ferrous oxalate. बताओ फटाफट, फटाफट करो फटाफट। Four by five. नहीं, 4/5 is not the right answer. 3/5. नहीं भाई, 8/5. कितना? 8/5. नो, 6/5. ये सही है भाई, 6/5 इज करेक्ट। और अब तुम जिनके 6/5 नहीं आए ना, अभी वो देखना, अभी वो बोलेंगे सर क्या कर दिया हमने सर। KMnO4 के साथ रिएक्शन हुआ है फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 जाएगा Mn2+ में, FeC2O4 में Fe3+ में जाएगा, बिकॉज हेयर Fe is 2+ प्लस कार्बन हेयर इज 3+ और कार्बन जाएगा CO2। जहां ये दिखे FeC2O4 दिखे तो ये दोनों लपेट लो। बोलो भाई। Yes, sir. एन फैक्टर देखो, इसका +7 से 2+ में जा रहा है, इसका तो एन फैक्टर आ गया 5। इसके मोल्स तुमसे पूछ रहा है, इसके मोल्स तुमको ऑलरेडी गिवन है कितने, 2। 2. एन फैक्टर कितना होगा, +2 से +3 में गया, चेंज एक एटम एक आयरन का, +3 से +4 में गया, चेंज एक एटम 2, एन फैक्टर टोटल है 3। तो भाई इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर शुड बी इक्वल्स टू इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर। साफ साफ दिख रहा है इधर, मोल बराबर 6/5, तो दिक्कत ही नहीं है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, No, sir. sir. अगला No, क्वेश्चन sir. लिखो। A volume of 12.53 ml of 0.05093 molar selenium dioxide reacted exactly with 25.52 ml of 0.1 molar CrSO4 chromium sulfate। पहली बात, in the reaction Cr2+ was oxidized to Cr3+। Calculate the oxidation state to which selenium was converted।
करो, मजा आएगा क्वेश्चन में। +4 sir. क्या आंसर है? +5. गलत। +4 sir. गलत। +3। गलत। सर +5। गलत। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर +3। हम्म, सर +2। नहीं बेटा। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा कैच है। वो अगर कैच तुमने पकड़ लिया, और जो कि कॉमन सेंस बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा।
मैं कर रहा हूं, +4 sir. नहीं है, +6 नो, मैं कराता हूं, चलिए। SeO2 रिएक्ट कर रहा है क्रोमियम सल्फेट से, so it is going to get changed in X oxidation state and chromium 3 plus, X प्लस में जाएगा। सेलेनियम यहां पर है +4 में, ठीक है। और मालूम है कैच क्या है यहाँ पर, तुम खुद ही समझ जाओगे अभी। क्रोमियम +2 में अपना देखो, क्रोमियम का तो अपने को एन फैक्टर दिख रहा है साफ साफ, कितना है, 1 होगा। Yes, sir. बट सेलेनियम का एन फैक्टर जब तक नहीं निकल पाएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा सेलेनियम गया किसमें, सही बात है। Yes, sir. तो अब सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग या सेलेनियम का एन फैक्टर हम लोग क्या लें सर, X-4 लें या सर 4 - X लें? क्यों भाई, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम X-4 ले रहे हो तो मतलब बाहर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो बाद वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर सेलेनियम ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका ये मतलब हो। अगर तुम 4 - X लोगे तो मतलब बाद वाला ऑक्सीडेशन स्टेट कम में है, यानी सेलेनियम यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है यस सर। बेटा। Yes, sir. अब पता कैसे चलेगा सर ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, सिंपल सी बात है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन है यार, रिएक्शन हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्रोमियम ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, रिड्यूस्ड। रिड्यूस होगा। तो सिलीनियम +4 से किधर जाएगा, किधर भी जाए लेकिन +4 से कम में रहेगा आयन। Yes, sir. तो हम क्या लेंगे, 4 - X लेंगे, एन फैक्टर कितना होगा 4 - X, एटम तो 1 ही, और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है तुमको 12.5। 12.53 ml. 12.53 इंटू 0.0593, मिल इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर रहे हो, should be equals to mill equivalents of KMnO4, sorry KRS CrSO4 into n factor 1। क्या मुझे यहाँ से तुम लोग 4 - X का वैल्यू नहीं बता पाओगे, 25.53 into 0.1 divided by 12.53 into 0.0593, ये तो यार ऑलमोस्ट मुझे 4, इधर भी ये भी 2 पे जाता हुआ दिख रहा है, ये भी 2 पे जाता हुआ दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 4 - X बराबर 4 आएगा। तो X बराबर 4 - 4 0, आंसर इज 0। बोलो, Yes, sir. देखा, एक बहुत छोटा सा कैच था जिसको हमको समझना था। अरे समझ में आया कि नहीं, ये बताओ यार, आ गया सर। सब लोग, अभिमन्यु समझ में आया, आ गया sir. Yes, sir. आगे चलूं, सॉल्यूशन नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 ग्राम of a sample of Mohr salt, मोहर सॉल्ट देख के घबराना नहीं है। मोहर सॉल्ट का मतलब क्या होता है, काम की चीज क्या है मोहर सॉल्ट में, रिएक्शन क्या होता है, FP। Fe. Fe2+ चेंज होता है Fe3+ में, बस Fe2+ ही काम की चीज है उधर, ऑक्सीडाइज होगा तो Fe3+ में जाएगा।
चलिए करिए। और हमको परसेंटेज प्योरिटी तो मालूम ही है, ठीक है, कितना है, मतलब जो रिएक्ट किया है, ठीक है, जो रिएक्ट किया है वो हमेशा प्योर सैंपल होता है। और कितने में से, तो वहां पर डब्ल्यू सैंपल आ जाता है इनटू 100, कितना है अपन कितना होना चाहिए था, कितने में से, सॉरी कितना है अपन कितने में से, एक और चीज मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट 392 ग्राम्स पर मोल। 78.4%, sir. करेक्ट, 78.4%. बिल्कुल सही है, 78.4% इज द राइट आंसर। बाकी लोग भी करें। करना है, करके दिखाऊं? यस सर, बोलो बच्चों, करके दिखाऊं क्या? करके दिखा दो Yes, सर। sir. 2.5 ग्राम्स ऑफ अ सैंपल ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में हमको मालूम है यार, मोहर सॉल्ट कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ, तो मोहर सॉल्ट में काम की चीज Fe2+ ही है। इधर KMnO4 में तुमको बताइए MnO4 माइनस होता है, चेंज हो गया Fe3+ में, प्लस Mn2+ में, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका इन फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा 1, इसका इन फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe या मोहर सॉल्ट शुड बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, कॉन्सेप्ट तो वही है भाई। कोई भी अगर सैंपल आपके पास इम्प्योर सैंपल है, सॉरी, कोई भी अगर आपके पास सैंपल है किसी भी चीज का, इन जनरल बात करते हैं, कोई भी अगर आपके पास सैंपल है उसमें दो चीज होंगी, ठीक है, या तो एक थोड़ी सी प्योर चीज प्रेजेंट होगी, बाकी इम्प्योरिटीज होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है प्योरिटी कितनी है सैंपल की, प्योरिटी इस सैंपल की कितनी है, तो जितनी प्योर चीज है उसका मास ले लो ऊपर, अपॉन सैंपल का मास ले लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्योरिटी का पता कैसे चलेगा, रिएक्शन तो प्योर चीज ही करने वाली है ना, इम्प्योरिटीज थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन करेंगे सिर्फ प्योर चीज, तो अगर हमको प्योर चीज का मास पता चल जाए किसी ना किसी तरीके से, तो हम इजीली उसका परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं सैंपल का। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट लेते हैं,
moles into n factor, moles into n factor should be equals to, यहाँ पर इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमको गिवन है वॉल्यूम गिवन है और नॉर्मेलिटी गिवन है। ध्यान दीजिए वॉल्यूम है ml में, तो इस साइड हमारे निकल रहे हैं क्या 50 इंटू 1/10। n/10 का मतलब यहाँ पर n नहीं पुट करना है, दिस इज 1/10 नॉर्मल। समझ रहे हो बात? दिस इज 1/10 नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी गिवन है वो 1/10। यार यहाँ पे तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है ml में। यस योगेश, यू वांट्स टू से समथिंग, यू वांट टू से समथिंग? योगेश ने रेज हैंड किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नो सर। तो देखो मोल्स को हम लिख सकते हैं क्या, गिवन मास कितना है अपने पास 2.5 है ना मोहर सॉल्ट का, और हमको स्टैंडर्ड मास कितना है इसका, सॉरी गिवन मास तो हमको निकालना ही रहेगा ना कि मोहर सॉल्ट एग्जैक्टली रिएक्ट कितना किया है, वो मास तो हमको निकालना ही है। तो हम इसको W मान लेते हैं अपॉन 392 इंटू एन फैक्टर कितना है मोहर सॉल्ट का 1। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, इधर इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं लेकिन इधर क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स बनेंगे ना बच्चों, इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेगा, या तो इधर कर दो मल्टीप्लाई 1000 से, या इधर आप जहां पे इक्विवेलेंट इक्वेट करनी है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, मिली बन जाएगा। तो 50 अपॉन इधर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर 5 है तो इसको 50 अपॉन इंटू 5 ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? नो सर। पक्का? W 1.96 आ जाएगा सर। मोल्स हमने, सॉरी अरे इसका नॉर्मेलिटी गिवन है तो हम इसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई, बात दोबारा? ये 5 मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे। इसका नॉर्मेलिटी गिवन है तो वाई आर वी मल्टीप्लाइंग इट विद एन फैक्टर अगेन, समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. अपने को नॉर्मेलिटी गिवन है डायरेक्टली, मोलैरिटी होता तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते। तो यहां से आप W का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ रहा था 1.96 ग्राम। 1.96 ग्राम आ जाएगा W, ठीक है। यानी इतना मास ऑक्सलेट का, सॉरी इतना मास मोहर सोल्ट का प्रेजेंट है तुम्हारे सैंपल में जो कि रिएक्ट किया है, ठीक है। तो तुम परसेंटेज प्योरिटी आराम से निकाल सकते हो अब। 1.96 अपॉन 2.5 इंटू 100। बोलो बच्चों। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखिए। सर एक बार पिछला पेज दिखाना। ले बेटा। हो गया सर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। 5.5 ग्राम्स ऑफ ए मिक्सचर, फटाफट चिपकाओ स्पीड से, ऑफ FeSO4 dot 7H2O and Fe2SO4 whole thrice dot 9H2O required 5.4 ml of 0.1 normal KMnO4 for complete oxidation. Calculate the moles of
hydrated ferric sulfate in the mixture. Question number 2. .45 grams of an acid of molecular weight 90 was neutralized by 20 ml of 0.54 molar KOH. Calculate the basicity of the acid. नोट करें. सब बेसिसिटी कैसे फाउंड करते हैं? बेटा एसिड के लिए बेसिसिटी काउंट करते हैं. बेसिसिटी का मतलब है बेसिकली तुझसे वो एन फैक्टर पूछ रहा है एसिड का. यस सर. ठीक है. एसिड कितने H प्लस देता है उसको एसिड की बेसिसिटी कहते हैं. एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H प्लस फर्निश करता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड. अगर इसको उल्टा कर दोगे बेस के लिए तो यू विल कॉल इट एज एसिडिटी. कि एक बेस कितने OH माइनस फर्निश करेगा, दैट विल बी द एसिडिटी ऑफ द बेस. ठीक है. ये नए नाम Yes, sir. इनको तुम ऑलरेडी जानते हो. दीज आर एन फैक्टर्स ओनली. एन फैक्टर फॉर द एसिड इज बीइंग in question. It is in question here. Question number 3. Calculate the volume of 1 molar NaOH required to convert 12 grams of NaH2 PO4 into Na3PO4. कॉन्सेप्ट वही है, इक्विवेलेंस पॉइंट लगाना है. चाहे एसिड बेस टाइट्रेशन हो या रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एडवांस का क्वेश्चन है. Calculate the volume of 0.1 normal HCl required to react. एडवांस कुछ नहीं होता यार, कॉन्सेप्ट वही होता है. ठीक है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलो, करते चलो, हो जाएगा. मुझे तो कुछ लगता नहीं एडवांस कोई चीज है. ठीक है. तुम खुद ही सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तुमको लगता है ऐसे कि एडवांस के नाम पे कोई चीज है? हाँ. सारे क्वेश्चन जो क्लास में हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उन्हीं से तो हो रहे हैं, उससे बाहर से तो कुछ भी नहीं है. अरे बोलो यही वालों. यस सर. Yes, sir. जेई का पेपर या नीट का पेपर देने जाओ ना, क्लास के नोटबुक पढ़ के जाना बस. लास्ट दिनों में उसी में से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से कुछ मत पढ़ना. मेरी नोटबुक से मैं तुमको टचवुड बताता हूँ, रिकॉर्ड है. ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री और जितने टॉपिक्स मैं लेता हूँ उनमें से out of 30 questions you will find at least 15 to 16 questions in JEE from the notebook itself.
ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी तो मैं कुछ पार्ट फिजिकल का लेता हूँ, कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का लेता हूँ। ऑर्गेनिक तुम्हारा नरेंद्र सर लेंगे, बॉन्डिंग तुम्हारा नरेंद्र सर लेंगे, ठीक है। बट व्हेन आई वाज इन मुंबई आई यूज्ड टू टीच द होल सिलेबस। तो उस समय पे मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मेंस में से 25 क्वेश्चंस एग्जैक्टली नोटबुक से आए हुए थे। तो जिनको मैं पढ़ा रहा था, जो मेरा बैच था बच्चों का, वो लोग कूदते हुए आ रहे थे, सर नोटबुक से आ गया, नोटबुक से आ गया। उसका रीजन है नोटबुक से क्यों आता है, क्योंकि बीइंग एन आईआईटीएन और आईआईटी से पढ़ने के बाद हमको, मतलब हम अगर हम ही पढ़ाते हैं ना, तो एक एक्सपीरियंस पता चल जाता है टीचर्स के दिमाग का। आईआईटी वाइज चीजें वेरी करती हैं कि कौन सी आईआईटी क्या पूछ सकती है, कौन सी आईआईटी में क्या ज्यादा फेमस है, ऑर्गेनिक ज्यादा आता है और इनऑर्गेनिक ज्यादा टफ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर बार जो आईआईटी कंडक्ट करवाता है ना जेई का पेपर, उस आईआईटी पे भी डिपेंड करता है कि वो फिजिक्स में क्या चीज टफ डालने वाला है, वहां पे केमिस्ट्री में क्या टफ होने वाला है, क्या इजी होने वाला है। तो वो आइडिया हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आईआईटी दिल्ली पेपर बनाता है ना जेई का, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ देता है। अगर आईआईटी बॉम्बे बनाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ देगा। आईआईटी रुड़की बनाएगा तो तीनों इजी देगा, ठीक है। तो तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई, आईआईटी रुड़की पेपर बना रहे तो तीनों तीनों मॉडरेट आएगा, टफ नहीं आएगा कुछ भी। आईआईटी मद्रास बनाएगा तो मॉडरेट से भी कम लेवल रहता है केमिस्ट्री में। समझ रहे हो चीजों को? तो वो आइडिया हमको हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, तुम चाहे कुछ मत पढ़ो, अपनी क्लास की नोटबुक और जो तुमको करवा रहा हूँ ना, तुम इजीली 99.99 परसेंटाइल ला सकते हो। क्योंकि 100 परसेंटाइल मैं नहीं बोल सकता, 0.1% का मिस्टेक तुम्हारी साइड से हो सकता है हमेशा। 99.99 की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। 0.63 grams of a diabasic acid। डायबेसिक एसिड मतलब वो 2H+ रिलीज कर रहे हैं। उसने तुमको ऑलरेडी हिंट दे दिया, एन फैक्टर जो है वो एसिड का 2 होगा। was dissolved in water। बेटा हम लोग जो है, हम लोग प्योरली जेई और नीट का तैयारी तुमको करवा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे फोकस करेंगे क्लास 12 के 3 महीने पहले, मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम्स है उससे 3 महीना पहले हम लोग बोर्ड के कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, कर लेना, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपने को जेई और नीट पे ही ध्यान देना, ठीक है। जींद से पहली बार नाम जाना चाहिए कि कहीं किसी कोचिंग में नहीं गए जींद से बाहर, और यहीं पर रह के ही तैयारी की, और जेई में रैंक आ गया अंडर 100, और तुम लोग ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू गाइस हैव गॉट दैट पोटेंशियल, तुम लोगों के पास उतना कैलिबर है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है, तुम लोगों ने अभी तक रियलाइज नहीं किया, ठीक है। वो एक अपने यहाँ कहावत नहीं है हरियाणा में, एक जना बोला बोला भाई हमारी बिल्ली में ना इतना दम है, इतनी हिम्मत है कि वो शेर मार के खा सकती है। फिर एक जना ने पूछ लिया बता कितने शेर मार दिया आज तक, लो यार हिम्मत ही नहीं करी कभी उसने। तो तुम्हारे साथ अभी वो वाला केस है, तुम सब कर सकते हो, मुझे बता, ठीक है। तुम लोग अभी इस लेवल पे हो कि अगर तुमको मैं कोटा में छोड़ाऊं ना अभी, और जितना तुमने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी सिलेबस का टेस्ट हो जाए, तो तुम लोग आगे निकलोगे, मैं डैम श्योर हूं इस बात पे, ठीक है। बट तुम लोगों को रियलाइज नहीं हुआ अभी कि तुम लोग कितने स्ट्रांगली, तुम लोग कितना डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो। एनीवे, एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद विल एंड टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 6, 0.5 grams of a sample of limestone। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो मैं कल क्लास में ही करवाऊंगा, क्योंकि वो उस टाइप के क्वेश्चन अभी जेई में आना बंद हो गए हैं यार,
लेकिन स्टिल वो अकेला एक क्वेश्चन आपको 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है। वो काफी लेंदी क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअली भी और वैसे भी। तो अपन उसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इन द क्लास इटसेल्फ। नोट कर रहे हो ना साथ साथ? Yes, sir. Yes. ठीक है, दिस इज इट फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशंस और एसिड बेस टाइट्रेशंस। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशंस में अगर तुम्हें लगे सर ने पढ़ाई नहीं है तो मैं पहले बता दूं, मैंने पढ़ा दिए। कॉन्सेप्ट वही है दोनों का, कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है। ठीक है, अगर एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट तुमको मालूम ही है, बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी सब घुमा फिरा के क्वेश्चंस देगा इसके ऊपर। So in the next class, we will start iodometric and iodimetric titrations. Iodometric and iodimetric titrations, और शायद हमारा एक बचा हुआ है डबल टाइट्रेशंस। तो इस वीक में we will finish up this chapter. Next week से will start gaseous। चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए और मुझे सॉल्यूशंस भेज देना। ठीक है, कल की क्लास में मैं सीधा आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन से शुरू करूंगा। ठीक है, यस सर। चलिए, बाय बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Same to you guys.